जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बताने वाला था कि क्या अलग है। देखो, आज की क्लास में आपको टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। 60 प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको इतिहास से पहले 10 प्रश्न मिलेंगे, भूगोल से आपको बेटा 10 प्रश्न मिलेंगे, अर्थशास्त्र से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, विज्ञान से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और राजनीति पॉलिटी से आपको 10 और यहाँ पे स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न। टोटल आपके 60 प्रश्न बनेंगे और आपको आज जो है खंड बाई खंड अपना स्कोर चेक करते हुए चलना है कि भैया कौन से इतिहास में या भूगोल में या अर्थशास्त्र में किस टॉपिक में हमारे कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो ये आज टोटल आपका 60 का है और आपका क्या टोटल स्कोर बनता है और कौन सा टॉपिक जो है वो कमजोर है, इसको आप चेक करेंगे। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे पेन का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आना चाहिए दोस्त, कर दिया आंसर। तो बिल्कुल ये आपके जो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है ना, लोथल, लोथल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको 10 प्रश्नों में से कोशिश करना है कि 8 सही होने चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल और बढ़ते हैं इसी कोशिश के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः शुरू किया था। पहले भी ये किसने करा था, पहले अकबर ने करा था, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः शुरू किया था। तो याद रखना भैया 1679 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दे रखा है ना, क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो। देखो बेटा, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी पूछा है। देखो भैया, इसका लास्ट शासक पूछा जाता है धनानंद, है ना। तो नंद वंश का लास्ट जो है वो याद रखना बेटा, धनानंद को याद रखना है और महापद्मानंद ने इसकी स्थापना करी थी, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे पहली राजधानी पूछी गई जो कि थी राजगीर। क्या थी, राजगीर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में ये स्थानांतरित कर दी गई थी, पता कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट कर लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ प्रारंभ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति यहाँ कितनी हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी। अब यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी पूछ सकता है किसके शासनकाल में हुई, ये भी पूछ सकता है। तो मैं ट्रिक से पहले बता दूंगा। देखो, राजगृह में आपकी हुई थी पहली, है ना। और यहाँ पे पूछा है प्रथम, तो मतलब राइट आंसर हमारा राजगृह हो जाएगा, है ना। दूसरी आपकी जो है वो हुई थी वैशाली में, तीसरी जो है वो हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है वो कुंडलवन मतलब कश्मीर में। अब देखो इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक, और जो राजगृह में पहली हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो कैसे याद करा था, आजकल सोग नहीं, मतलब कि आज मतलब कि अजातशत्रु, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासन में। और यहाँ पे कल मतलब कि कालाशोक, कौन, कालाशोक। अब यहाँ पे 2 बच रहे हैं, इनको ट्रिक से ऐसे ही याद रखना। आजकल शोक नहीं, मतलब शोक, अशोक, है ना। तो अशोक को याद रखना, तीसरी। और चौथी शोक नहीं, का आया ना, शोक का आया, तो मतलब राजा कनिष्क, है ना, किसका, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। देखो, आज कल याद रखना, अजातशत्रु और कालाशोक, और उसके बाद अशोक, कनिष्क, है ना। 4 की चारों याद रखनी है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म है जो स्वीकार किया था। तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन सी। मैच करो, क्या आपने ऑप्शन सी बौद्ध को यहाँ पे लगाया है, बौद्ध धर्म सही जवाब हो जाएगा। इनके जो सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए, तो वो भी याद रखना दोस्त, कौन सी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रंथ में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे देखो भैया, ये जो आपका वेद है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वेद है, क्योंकि ये सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे याद रखना, जो सप्त सिंधु प्रदेश है इसे एक और नाम से जानते हैं, और वो पता है कौन सा, 7 नदियों की भूमि। क्या, 7 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट करते हुए और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आर्यभट्ट किस वंश के समय गणितज्ञ थे। एक खगोल शास्त्री भी तो थे भैया, है ना। ये भी पूछ सकता है कि खगोल शास्त्री बता दो, तो याद रखना भैया खगोल शास्त्री पूछा जाए या गणितज्ञ पूछा जाए, ये भैया सिर्फ गुप्त राजवंश, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजवंश यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था। यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना भैया इसने करा था 1739 में, ऑप्शन सी में दिया है ना, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से लूट के पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ले गया था, कोहिनूर हीरा। कौन सा, कोहिनूर हीरा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा कौन लूट के ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था भैया 1739 में। बिल्कुल नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अकबर ने कितने सूबों या प्रांतों बनाए थे, मतलब कितने प्रांत बनाए थे, है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा इतिहास से आपको याद रखना है, यहाँ पे 15 आपका जो है ना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 15 प्रांत बनाए थे, आपका राइट आंसर बन जाएगा। नोट करो। बढ़ते हैं अपने इतिहास के लास्ट प्रश्न पे, और इसको तो सही करना ही करना है कि जहांगीर के समय मुगल दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। जहांगीर के समय मुगल दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। बिल्कुल आ गया ना सभी का राइट आंसर, उस्ताद मसूद। क्या आपने ऑप्शन ए को लगाया है, तो बेटा आपका राइट आंसर हो गया है। बेटा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो गया है। बिल्कुल अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इन जो 10 प्रश्न आपने करे इतिहास के, क्या इसमें से आपके 8 सही हुए हैं। अगर तो 6 भी सही हुए हैं तो भी सही है, अगर 5 सही हो रहे हैं ना तो थोड़ी सी यार मेहनत करो बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा भूगोल से चालू होंगे 10 प्रश्न, मतलब 11 से 20 तक, है ना। अब यहाँ पे पहला ही प्रश्न भूगोल का पूछा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो ये तो बहुत इजी पूछ लिया। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में भी आपको तुरंत गोवा कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में भैया सिक्किम हो जाएगा, है ना। जनसंख्या में पूछा जाएगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा। और यहीं अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछ लेता तो आप क्या बताते, तो भी आपको पता है, रटा पड़ा है कि भैया राजस्थान हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। दुनिया की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है। भारत की नहीं पूछी है ना, यहाँ पे दुनिया की पूछी है कि सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल लगाइए, राइट आंसर कर दिया ना। ऑप्शन बी करा है कैस्पियन सागर, तो आपका राइट आंसर हो गया बेटा। ऑप्शन बी अगर आपने करा है तो राइट आंसर हो गया। इसे याद रखना, ये जो कैस्पियन सागर है ना, ये 5 देशों से घिरा है। कितने, 5 देशों से घिरा है भैया, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये सोचो कितना बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो। बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। बताओ भैया, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी दोस्त अपना आंसर करेंगे। और जिसने भी यहाँ पे मैच करो, क्या विशाखापत्तनम करा है, गलत हो गया भैया। अगर विशाखापत्तनम करा गलत हो गया, यहाँ पे मुंबई होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, मुंबई यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लो। बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर ऑप्शन बी को करेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कौन सी खाड़ी है जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और ये कहाँ पर स्थित है, दोनों आपको बताने हैं। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर, अगर आपने फांडी की खाड़ी ऑप्शन ए को करा है तो आपका राइट आंसर, और ये बेटा कनाडा में स्थित है। कहाँ पर, कनाडा में स्थित है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल बेटा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल पूछा है कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे दोनों राइट आंसर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को ही टिक करना है ना। ऑप्शन सी को ही टिक करना है, ए और बी दोनों। मैच करो क्या आपका ये प्रश्न सही हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छे, जिनका भी जवाब सही आया बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, करो आंसर बेटा। बिल्कुल कर दिया ना, अमेरिका करा है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है।
और भारत का सबसे पुराना पूछा जाता है, सबसे पहला, है ना। ये 2 प्रश्न देखो बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा सकता है या भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहले तो आपको याद रखना है, विश्व का पूछा जाएगा तो ग्रेट गोबी बायोस्फीयर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और भारत का पहला पूछा जाएगा तो नीलगिरी बायोस्फीयर हो जाएगा, ये भारत का पहला है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मिडनाइट सन, है ना। तो बताओ भैया, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत ईजी है। और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला उत्पादक राज्य पूछा है। और आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल लगाओ दोस्त, देखो झारखंड फेमस है इसके लिए, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको लगा देना है और आपका राइट आंसर झारखंड हो भी जाएगा। यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? बिल्कुल दोस्त, करो इसका सभी लोग जवाब। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा और ये कहाँ पर स्थित है? अगर ये भी पता है तो जरूर मेंशन करो, और नहीं तो नोट करो अटाकामा। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पता है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अमेरिका की चिली में पड़ता है ना, चिली में। तो चिली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है, तो ऐसे आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। पेन ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको ही रहने दो, है ना। और यहाँ पे दिया है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन पूछा गया है कि किस योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ तक तो सभी पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना 1940 के साथ में जा रहे हो तो बेटा आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस संशोधन ने संपूर्ण शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? बताओ। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, एक लाइक वाला बटन, है ना, इसको दोस्त प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे पहली बार मेरे साथ, मेरी बिटिया, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्रगण जो भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ठीक है ना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब हमारा है वो क्या हो जाएगा? आपको याद होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। और ये आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा लोकसभा अध्यक्ष जी। ऑप्शन सी क्या आएगा? लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। और भूगोल के 10 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? देखो, संविधान से संबंधित ये आपके 10 प्रश्न हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका 20, ये 30 तक चलेगा, है ना। ये फॉर्मेट आपका 30 तक चलेगा। अगर आपके उन दोनों में कुछ गड़बड़ हो गया स्कोर में तो यहाँ पे अपना सही कर लो, है ना, बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपना स्कोर कर लो। और यहाँ पे अगर आपने 7वीं अनुसूची लगाया है ना, ऑप्शन बी, तो आपका दोस्त राइट आंसर हो गया है, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे पेन का कलर वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे दिया है कि संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल लोकसभा में किया जाता है भैया। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? लोकसभा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री पद का वैधानिक आधार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताओ। प्रधानमंत्री पद का वैधानिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आपको पता होगा उन्हें नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, और अनुच्छेद 75 के तहत, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है, किसे? राष्ट्रपति जी को, है ना। आपको बिल्कुल रट्टा पड़ा है। 76 में जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उनकी नियुक्ति दी गई है, उनसे उससे संबंधित है। तो यहाँ पे 75 ये तो बच रहा है ना। और ये तो आपको वैसे भी पता है कि नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्शन सरल करता हूँ। और यहाँ पे देखिए दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया हैं? भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बेटा,
तीन प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। एक तो आपको सभी को पता है कि भैया संसद द्वारा संशोधन किया जाता है, एक तो आपका हो जाएगा संसद द्वारा, और दूसरा जो है वो याद रखना उसमें आपका संसद भी आ जाएगा, और प्लस ध्यान रखना कि राज्य विधानसभाओं का भी बोल सकते हैं कि वोट पड़ता है ना, जब आप कर सकते हैं संशोधन। और तीसरा जो आपका है वो संवैधानिक विधेयक द्वारा होता है। तो यहाँ पे तीन है जो कि आपको ध्यान रखना है अगर संशोधन करना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, धन विधेयक को लोकसभा में पास होने की अधिकतम अवधि कितनी है, बताओ। धन विधेयक को लोकसभा में पास होने की अधिकतम अवधि कितनी है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोस्त पूछ लिया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आपने अपना आंसर कर दिया है ना दोस्त, और अगर आप ऑप्शन मैच करना चाहते हैं तो सी को मैच करिए कि 14 दिन आपने यहाँ पे राइट आंसर करा है। अगर करा है तो बेटा बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संवैधानिक उपयोगों के प्रमुख उदाहरण कौन सा है, बताओ। भारत में संवैधानिक आयोगों के प्रमुख उदाहरण कौन सा है। माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, और यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट पढ़ रहा हूँ मैं कि भारत के संवैधानिक आयोगों के प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो आयोगों का जो प्रमुख उदाहरण है, देखो निर्वाचन आयोग भी है ना, संघ लोक सेवा जिसे आप क्या बोलते हो, यूपीएससी बोलते हो ना, यूपीएससी, तो यूपीएससी भी आ जाता है, और आपका वित्त आयोग भी आ जाता है, हाँ क्या, वित्त आयोग भी आ जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, ए और बी दोनों, तो लगा देना है, बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को किस अनुच्छेद के तहत पढ़ा जाता है, बताओ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को किस अनुच्छेद के तहत पढ़ा जाता है। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे अनुच्छेद 87, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आपका ए जो संविधान से संबंधित आपका जो 10 प्रश्न आपने करे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना बना है। टोटल 30 में से आपका कितना स्कोर बना है, ये आपको जरूर बताना है एक बार। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले भारत में किसने की थी, बताओ दोस्त। राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले भारत में किसने की थी। तो याद रखना यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे श्री दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। और आपको पता होगा इन्होंने जो पहली बार जो ये गणना करी थी, ये करी थी 1867 और 68 में। कब, 67 और 68 में करी थी, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो बोल सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी रही थी, अनुमानित जो लगाया था वो कितनी थी दोस्त, 20 रुपये। कितनी, 20 रुपये, है ना। जो कि आप आज ऐसे समझ लो कि एक बार अगर ऑटो में बैठ के भी कोचिंग जा रहे हो ना, तो 20 रुपये खर्च हो जाते हैं आपके, है ना, हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुभारंभ कब हुआ था। सॉरी, यहाँ पे पूछा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। पढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुभारंभ हुआ था। तो याद रखना ये 25 सितंबर को स्टार्ट हुआ था 2014 में, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देना है, जो कि अपना बिल्कुल राइट आंसर बेटा बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है, बताओ बेटिया। बिल्कुल भैया, आज की क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि 6 टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है दोस्त वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिजर्व बैंक, है ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आरबीआई यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्या आपने यही करा है, तो नोट करो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ था। भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन है वो कितनी बार हुआ है, यहाँ पे था नहीं, है होना चाहिए था। तो बताओ भैया कितनी बार हुआ है। याद रखना आधिकारिक रूप से 3 बार हुआ है। और वो 3 बार कब कब हुआ है, देखो पहली बार तो 49 में ही हो गया था, है ना। दूसरी बार याद रखना दोस्तों 1966 में हो गया था, और तीसरी बार याद रखना 1991 में हुआ है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये 3 बार आप ध्यान रखेंगे, पेपर के अंदर अगर पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है,
बताओ दोस्त, ये देखो आज आपका अर्थशास्त्र है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। साइंस के भी प्रश्न मिलेंगे, अभी क्लास में बने रहिएगा, है ना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना दोस्त कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का संचालन होता है इसमें। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो हमारा है, सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों का संचालन, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ स्थित था? बताओ दोस्त, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई से पहले कहाँ स्थित था? क्या होगा आपका राइट आंसर? और देखो कमेंट करते हुए चलना है सभी लोग, आप अपना कमेंट किया करो। मैंने क्लास में देखा है कुछ ही ऐसे गिने चुने बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं और सभी प्रश्नों का कमेंट करते हैं। देखो दोस्त, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, आपको कोई अच्छा अगर समझाएगा वो आपका अच्छा दोस्त होगा जो आपको कुछ अच्छा सिखाएगा, है ना। जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हम पे असर पड़ता है, ये हम सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है, फिर भी रहते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर करने के लिए इसलिए कहा करता हूँ क्योंकि पता क्या होता है, किसी भी काम को आप अगर रेगुलर 21 दिन करते रहते हैं, फिर वो आपके बोल सकते हैं कि शेड्यूल में आ जाता है ना, आपकी हैबिट बन जाती है उसे करने के लिए। फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पेपर के अंदर जाएंगे और डायरेक्ट आपको जैसे ही युद्ध मतलब तैयारी ना की हो और रणभूमि में उतार दिया जाए, क्या आप एकदम से देखते ही आंसर करते जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। अब यही अगर आपने आंसर करने की देखते ही कमेंट बॉक्स में एकदम टाइप करने का आदत बना रखी है ना, तो ये आदत आपको उनसे आगे ले जाएगी जो सीधा पेपर में अपना आंसर करते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, है ना। आप जिस भी क्लास में, जिस भी चैनल पे कहीं भी विजिट करते हो ना, यहाँ के अलावा आप वहाँ भी यही अपना रूल रखा करो। ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि दोस्त अच्छी आदत हमेशा मैं कहता हूँ कि डालनी पड़ती है और गलत आदत पड़ जाती है, डालनी नहीं पड़ती है ना। तो इसीलिए दोस्त आंसर किया करो। और यहाँ पे देखो चलते हैं प्रश्न पे कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ स्थित था? ये भैया कोलकाता में था। कहाँ पर? कोलकाता में। जब इसका स्थापना हुई थी ना 35 में, ये कोलकाता में था। अब यहाँ पे आप याद रखना, ये 1937 में, मतलब 2 साल बाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब कहाँ? अब तो मुंबई में है ना, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? भारत में मुद्रास्फीति को मापने का पूछा है, प्रमुख सूचकांक क्या है? आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी दोस्त अपना आंसर करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रहेगा, यहाँ पे जो ये दिया है ना, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग या संगठन दिया गया होता, ये राष्ट्रीय आय को मापता है। ये क्या करता है? ये राष्ट्रीय आय का मापन करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक ना, बिल्कुल नोट कर लो दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। याद रहेगा, नोट करो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। यहाँ पे दोनों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना भैया, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसके द्वारा तय किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से हिंदू दर वृद्धि शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बताओ दोस्त, निम्नलिखित में से हिंदू दर वृद्धि शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिया था? यहाँ पे देखो आपका जो राइट आंसर है कि हिंदू दर वृद्धि शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो वो दिया था राजकृष्ण ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1978 में दिया था बेटा। कब? 1978 में दिया था। याद रहेगा, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मानव आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? बताओ। हो गया आपका विज्ञान स्टार्ट, है ना। आपका विज्ञान जो है हो चुका है स्टार्ट। 10 प्रश्न मिलेंगे, बढ़िया से अपना स्कोर कर लो। अगर रह भी गया है अभी पीछे आपका, अगर स्कोर गड़बड़ हुआ है तो यहाँ पे सही करना है। तो मानव आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? कि प्रकाश को पहचानना और उसे विद्युत संकेत में बदलना होता है। बता सकते हैं कि प्रकाश को पहचानना और विद्युत और रासायनिक संकेतों में बदलना, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर। नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ फिर अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस तत्व को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? किस तत्व को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? भैया वो तत्व आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। यही तो है ऑक्सीजन।
याद रहेगा। बिल्कुल, देखो जीवनदायिनी या जीवन गैस, इन नामों से भी, जीवन गैस के नाम से भी पूछ लेता है, जीवनदायिनी गैस के नाम से भी पूछेगा, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गमन करती है? जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो कौन से माध्यम में सबसे तेज गमन करती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, ठोस में। किसमें? ठोस में। और देखो जो प्रकाश होता है ना, जो आपका प्रकाश होता है वो करता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर पेपर के अंदर कहीं पूछ लिया तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है, निर्वात दे देता है ऑप्शन में ही, है ना। तो हमें लगता है कि अरे जल्दबाजी होती है पेपर के अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, जो भी पहली बार जा रहे हैं उन्हें तो बहुत ही डर लगता है ना, कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कैसे पेपर होगा। तो और सिस्टम, कई दोस्त ऐसे होते हैं सिस्टम भी नहीं चला पाते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें दिक्कत होती है। तो इसलिए दोस्त डरना नहीं है, बढ़िया से जाओ, तैयारी करो और इस बार सिलेक्शन ले लो। बहुत हो लिया। और यहाँ पे दिया है कि पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? याद रखना दोस्त, यहाँ पे होना चाहिए था एक ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था और यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, मतलब इतना होता है 1:33, है ना। ऐसे ध्यान रखना, पानी का जो अपवर्तनांक है वो लगभग कितना होता है? 1:33। निर्वात में प्रकाश और पानी में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है ना। ऐसे नापा जाता है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए था, यहाँ पे 3 और होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एरर है, टाइपिंग एरर है। और यहाँ पे देखो दिया है कि, एक मिनट, यहाँ पे दिया है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे जीके जीएस का एक लिंक लगा होगा, जीके जीएस के प्रश्नों की एक बुक क्या, आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस, रेलवे या फिर एसएससी के किसी भी पेपर की, यहाँ पे मैंने कुछ बुकें मेंशन की हुई हैं। अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपको साइड पे पहुंच जाओगे, बुक की साइड पे पहुंच जाओगे और वहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है और बुक जो है ऑर्डर कर देनी है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब यहाँ पे बताओ कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? दोस्त 18 समूह होते हैं। कितने? 18 समूह होते हैं, सभी को पता है। और अगर यहीं पे आवर्त पूछ लेता कि कितने होते हैं, बताओ आवर्त कितने होते हैं? तो याद रखना 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नोट करो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। रडार जिसे बोलते हो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का पूर्ण रूप ये होता है, नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। और ये पूछा है कि प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? बताओ दोस्त क्या होगा? माइक्रोवेव तरंगें, ऑप्शन सी होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इसमें आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये दे दे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें दे दे, याद रहेगा, नोट कर लो। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। साइंस के तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। देखो हाँ दिया है, निम्नलिखित में से ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? ब्लू विट्रियोल, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑप्शन में भैया नीला थोता तो दिया नहीं है, अब तो कर दो आंसर, मैंने हिंट दे दिया आपको, नीला थोता बोल दिया, है ना। अगर आप नीला थोता समझ के भी अगर प्रश्न का जवाब नहीं कर पाए दोस्त, तो अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और कॉपर सल्फेट अगर आपने लगा दिया है ना, तो फिर आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो ब्लू सुनते ही नीला थोता याद आ जाना चाहिए था, है ना। ब्लू विट्रियोल आपका राइट आंसर, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, याद रहेगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। पटाखे में हरा रंग किस धातु के कारण दिखाई देता है? दिवाली में पटाखा चलाया, एकदम से जब चलता है तो आपने देखा होगा पीली लाइट होती है, हरी लाइट आती है ग्रीन कलर की, है ना। ये किस धातु के कारण दिखाई पड़ती है? तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे देखो हरी पूछा है तो बेरियम हो जाएगा, है ना, बेरियम हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपसे पीला पूछ लेता, अगर आपसे पीला पूछ लेता तो आपका क्या हो जाता? सोडियम, याद रहेगा। बिल्कुल नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न आ जाता है बेटा, है ना। बिल्कुल नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मानव के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो गलत मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ा है ना कि जोड़ी पूछा है, तो आप प्रश्न का जवाब राइट करेंगे 12, है ना, वरना 24 कर दिए होंगे। और यहाँ पे अगर गुणसूत्र पूछा जाता है तो 46 जोड़े होते हैं। कितने? 46, है ना, मतलब सॉरी 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, जोड़े गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, है ना। और जोड़े अगर पूछेगा तो 23 होते हैं और वैसे 46 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, टोटल कितनी? 24 हो गई, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अमोनिया गैस को औद्योगिक रूप में से किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? अमोनिया गैस को औद्योगिक रूप से किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हैबर प्रक्रिया हो जाएगी ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन बी को लगाया ना, राइट हो गया है। अब यहाँ पे आपका इन 50 में से क्या आपका 40 सही हुआ है, 35 सही हुआ है। अगर आपका 30 भी सही हुआ है तो फिर दोस्त घबराना नहीं है, बस मेहनत कर लो। यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है ना। और यही जानने के लिए मैंने आज इस टॉपिक से क्लास कराया है और टॉपिक वाइज। और आप भी अपना सपोर्ट दिखाएंगे और अपना राय जरूर बताएंगे। यहाँ दिया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है ना। ये याद रखना, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। और यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे को भी कुछ दोस्तों ने कर दिया होगा, याद रखना काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। ये भी देखो पूछा जा सकता है, ठीक है ना, नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस शहर को नारंगी शहर कहा जाता है? कौन सा? नारंगी। भैया स्टैटिक जीके है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्त यहाँ पे सोच रहे कि अरे यार हमने गुलाबी शहर तो पढ़ा था, है ना, गुलाबी तो पढ़ा था जो कि जयपुर को बोलते हैं, नारंगी नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। नागपुर याद रखना, नारंगी नागपुर, है ना। देखो, ना से नारंगी, ना से नागपुर, याद रहेगा। ट्रिक से याद कर लो मेरे भाई, है ना। और ये जो पुणे है ना, इसे डेक्कन की रानी कहते हैं, ये भी याद रखना। देखो याद आ गया तो बता देता हूँ, डेक्कन की रानी कहते हैं पुणे को, है ना। ये जो नासिक है ना, नासिक को बोलते हैं भारत की शराब की राजधानी, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। शराब की राजधानी या भारत की शराब की राजधानी, ऐसे बोलते हैं नासिक को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अनारकली नाटक के लेखक कौन है? किसके? अनारकली। भैया इसकी भाषा पता कौन सी थी? इस नाटक की जो भाषा थी ना, वो याद रखना दोस्त, उर्दू थी। कौन सी? उर्दू, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उर्दू। और इस नाटक के जो लेखक थे वो थे सैयद इम्तियाज अली ताज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रहेंगे। ये नाटक कब प्रस्तुत हुआ था, कब प्रकाशन हुआ था, या इसकी रचना पूछेगा तो याद रखना 1922 में। कब? 1922 में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल कौन सा था? भारत का पहला टेलीविजन चैनल पूछा है, DD1 था ना, DD1 मतलब कि दूरदर्शन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये पता है आपको कब प्रारंभ किया गया था? नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, 15 सितंबर 1959 को। कब? 15 सितंबर 1959 को, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका जवाब करो। और फिर से मैं वही कहूँगा कि मेरे जो भी नए पुराने दोस्त जुड़े हुए हो, आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार जरूर दिखाओ। एक बार लाइक वाला बटन दबा दो। और जो भी मेरे, अब देखो, आप क्लास में वही बच्चा रुका होगा जिसको क्लास पसंद आई होगी, मुझे पता है ना। अगर आप बेटा पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भैया भारत में है। कहाँ पर? भारत में, हमारे नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इग्नू। कौन सा? इग्नू। अब भैया कुछ कहेंगे इग्नू क्या है? तो इग्नू का मतलब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत का पहला बोलता हुआ चलचित्र कौन सा था? भारत का पहला बोलता हुआ चलचित्र का मतलब फिल्म। इंग्लिश में देखो सही लिखता है ना, फिल्म का मतलब आलमारा। कौन सी थी? आलमारा। और ये कब रिलीज हुई थी? तो इसे ट्रिक से याद करा था। कैसे पता है? देखो, राजा हरिश्चंद्र आई थी मूक फिल्म। मूक मतलब बिना बोलने वाली, है ना, गूंगी फिल्म। ये आई थी 1913 में। इसे ही मैंने याद कर रखा था। अब इसका जवाब जो है यही आलमारा दे देती है। कैसे पता है? इसको घुमाना होगा, इस डेट को घुमाना होगा, मतलब कि 1931 में, है ना। हो गया ना, ध्यान रहेगा, नोट करो, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस शहर को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है, किस शहर को कहते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आसनसोल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। और ये देखो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। भैया सबसे ज़्यादा हीरा जो मिलता है वो
कहाँ, पन्ना में, है ना। कोलार मतलब कि सोना, है ना, कर्नाटक में, तो ये भी आप ध्यान रखिए। कुंडलवन मतलब कि केसर, है ना। ये चीज़ें याद रखना दोस्त, ये प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ, जहाँ पर सर्वाधिक जंगल होंगे वो जंगल मध्य प्रदेश में होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। इतना सोचने ही क्या है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जंगल है। इसे एक और नाम से भी तो जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से। क्या, सोया प्रदेश के नाम से, तो ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? विशाखापत्तनम शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, मुंबई शिपयार्ड? भैया कोचिन शिपयार्ड है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है और हमारा राइट आंसर बन गया है ना। और ये कहाँ पर, कोची मतलब केरल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? करिए दोस्त भाई इसका आंसर। बिल्कुल नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, नोट करो, ये भी अपने प्यारे भारत में ही है, ऑप्शन ए। और कुछ दोस्त कहेंगे भैया, सॉरी, कुछ दोस्त कहेंगे भैया भारत में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में भैया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम पता कौन सा ग्राउंड है? याद रखना, चैल क्रिकेट ग्राउंड। कौन सा? चैल क्रिकेट ग्राउंड, याद रहेगा। इसका निर्माण पता कब हुआ था? 1893 में। ये भी देखो, नोट करो। और अपना भी क्या स्कोर रहा जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।